मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं द्वारा अपनी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी अब विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को आतुर नजर आ रहे। बालाघाट जिले के लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से विशाल बिसेन का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने समाज सेवा और सरल व्यवहार से क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। दावेदारी को लेकर खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट सहयोगी फिरोज डोंगरे ने विशाल से खास बातचीत की है, जिस पर उन्होंने ये बताया है कि क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है, इसलिए वह चुनावी रण में उतरने को तैयार है। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से विशाल बिसेन जी, जो कि वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और किसान यूनियन के भी अध्यक्ष हैं। तो आज आपसे रूबरू कराते हैं और क्या कुछ क्षेत्र की जनता को संदेश देंगे, क्या कुछ क्षेत्र की जनता के बारे में इन्होंने योजनाएं बनाई हैं और क्या समस्याएं हैं, क्या विकास हुए हैं, इसके बारे में जानेंगे। मुखारबिन विशाल बिसेन जी, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को, और हम आपके जितने भी साथी इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आपके सभी दर्शकों को बड़ा नमस्कार। सर, जैसे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करें, मुख्यालय हैं और यहाँ पर काफ़ी अरसों से विधायक जी रहे हैं भाजपा सरकार के, तो उनका विकास पर्व एक अभी मनाया जा रहा है 16 जुलाई से 14 अगस्त तक। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा यही विकास के बारे में मेरा यही कहना है कि अगर आप विकास करते हैं तो विकास जनता को दिखाई देता है, और कोई चीज़ दिखाने के लिए किसी यात्रा की या किसी पर्व की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में अनेकों पर्व हैं, जनता मनाती है, खुशी से मनाती है। ये जो पर्व मनाए जा रहे हैं सत्ता के द्वारा मनाए जाने वाले पर्व हैं। और किस तरीके से पर्व मनाएंगे मैं बता रहा हूँ आपको। शासकीय कर्मचारियों को इकट्ठा करेंगे दबाव बना के, स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि इतनी संख्या में लोग हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हमारा पर्व बड़ा आलीशान रहा। पर सब कुछ जो भी उस पर्व में आएगा वो कहीं ना किसी दबाव बस किसी न किसी दबाव में ही आएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये पूरा ढकोसला है, जनता के पैसे को बर्बाद करने का तरीका है। उससे अच्छा ये जनता के विकास में, जनता के मतलब उचित विकास में जो सही में होना चाहिए उसमें इस अर्थ को खर्च करें, उसमें अपना समय खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा पर्व बनेगी, वो जनता खुद मनाएगी। ये विकास पर्व को मैं ढकोसला मानता हूँ। जैसा कि आप नगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर उधर गर्रा नगरी में रहते हैं और ये एक औद्योगिक नगरी है, उद्योग की नगरी है, फिर भी यहाँ के लोग पलायन करते हैं, क्या कारण है? देखिए, धीरे धीरे जो है क्षेत्रीय विधायक की निष्क्रियता के कारण और औद्योगिक क्षेत्र में इन्होंने कभी भी कोई सकारात्मक काम नहीं किए, और इसी कारण से इस क्षेत्र की जनता अब धीरे धीरे पलायन भी कर रही है और यहाँ पे धीरे धीरे उद्योग भी खत्म हो रहे हैं। पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पोहे का उद्योग हमारे बालाघाट जिले में हुआ करता था और इसी गर्रा क्षेत्र में हुआ करता था, शहर से 8 किलोमीटर की दूरी में। पर आज हमारी लगभग सारी पोहा मिलें बंद हो चुकी हैं, हजारों मजदूरों का रोजगार जा चुका है, सैकड़ों व्यापारी जो हैं वो नुकसान में जा चुके हैं, व्यापार बंद हो चुका है, मिलें बंद हो चुकी है। आज कबेलू कारखाने हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, मैंगलोरी टाइल्स के नाम से बालाघाट टाइल्स फेमस हुआ करती थी, पूरे देश में जाया करती थी। आज लगभग कारखाने खत्म हो गए हैं कबेलू के, और वहाँ पे टाउनशिप और प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ भी व्यापार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया। राइस मिलें भी जो है वो सिर्फ जो है यहाँ पे लेवी और कस्टम बिलिंग के आधार पर चल रही है। राइस को लेकर भी कोई ऐसा बहुत बड़ा उद्योग इस क्षेत्र में नहीं है जिससे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ का अनाज जो है बाहर जा सके। तो कहीं ना कहीं विधायक की निष्क्रियता रही है, उन्होंने इस दिशा में कभी ध्यान नहीं दिया। और 38 साल से वो पद पे हैं, कभी विधायक रहे, कभी मंत्री रहे, कभी सांसद रहे, पर जिस तरीके से सकारात्मक विकास व्यापार और रोजगार की दिशा में होना चाहिए तो उन्होंने नहीं किया, मेरा ऐसा मानना है। और उसी का भुगतान जो है आज हमारे क्षेत्र की जनता भुगत रही है और पलायन हो रहा है। बालाघाट जिला 6 विधानसभा सीटों का जिला है, जहां पर और पिछले भाजपा सरकार में देखिए या जैसे कोई भी सरकार रही, अभी तो वर्तमान में भाजपा सरकार ही है, जिसके द्वारा बालाघाट जिले को हर समय किसी न किसी प्रकार का एक मंत्री दिया गया। अभी तो 2-2, 3-3 मंत्री यहाँ पर है बालाघाट जिले में। इनके द्वारा विकास की क्या गति रही? देखिए, मंत्री सरकारों ने दी, सरकारों की अपेक्षा थी बालाघाट के प्रति, उन्होंने दिया, पर उस अपेक्षा के अनुरूप इन्होंने जो उपेक्षा बालाघाट करवाई है यहाँ के जो पद पे रहे लोगों ने। एक तो बालाघाट की जो छवि इन्होंने बना के लगी प्रदेश स्तर पे कि भाई नक्सली जिला है, पिछड़ा जिला है,
आदिवासी बहुसंख्यक है, ये जो पिछड़े लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें है जनसंख्या में, ये जो छवि इन्होंने बना दी है पिछड़ों वाली, उस छवि से खुद ही नहीं उभार पा रहे हैं जिले को, तो कहाँ से विकास होगा भाई। सरकार मंत्री बनाती है उस विभाग में काम करने के लिए और उस विभाग से संबंधित उस जिले में और विकास कार्य हों इसको लेकर, परंतु यहाँ के नेताओं ने उस जिले की छवि को कभी सुधरने नहीं दिया, पिछड़ी छवि बना के रखे हैं। पिछड़ी छवि बने होने के कारण जो सरकार इस दिशा में ध्यान देती नहीं, बल्कि मेरे को यह मानना है कि प्रदेश में जो राजस्व कलेक्शन की बात करें तो बालाघाट अपने आप में टॉप 3 में आना चाहिए कि इतना राजस्व यहाँ से मैंगनीज के माध्यम से, चाहे वनोपज के माध्यम से, चाहे अनाज के माध्यम से, चाहे मंडियों के माध्यम से होता है इकट्ठा, पर इन्होंने उसको बालाघाट जिले के विकास में सकारात्मक दिशा में कभी लगने नहीं दिया। अब इसके पीछे तो उन्हीं की मानसिकता, वही जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर भविष्य जरूर बदलेगा, बदलाव के साथ चीज़ें बदलेगी, मेरा ऐसा मानना है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में क्या सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं और क्या कुछ समस्याएं अभी भी स्वास्थ्य विभाग में बनी हुई है? स्वास्थ्य विभाग में ये सबसे बड़ी समस्या है जब मरीज़ बीमार होता है तो जो क्षेत्रीय पीएचसी है या फिर जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र है या फिर जो भी ब्लॉक स्तरीय मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पर मरीज़ का इलाज ढंग से नहीं होता है, बहुत सीमित इलाज होते हैं। कई जगह तो डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर है भी तो जहाँ पर जनरल फिजिशियन होना चाहिए वहाँ पर कहीं ऑर्थोपेडिक वाले की ड्यूटी है और कहीं ऑर्थोपेडिक होना चाहिए, वहाँ डेंटल वाले की ड्यूटी, इस तरीके से व्यवस्थाएँ जैसे तैसे चलाई जा रही है। एम्बुलेंस की समय पर व्यवस्था नहीं होती है। बड़ी बीमारी में तो बालाघाट जिले में कहीं सरकारी उसमें इलाज होता ही नहीं है। कोई थोड़ी भी गंभीर बीमारी रही तो सीधा आपको या तो गोंदिया रेफर कर दिया जाता है या जबलपुर या नागपुर। ये एक बड़ी समस्या बालाघाट जिले में। मैं आपको बता दूं कि हमारा बालाघाट जिला के बहुत बाद में हमारा सीमावर्ती जिला है गोंदिया, वो तो अभी अभी जिला घोषित हुआ है, परंतु वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज है, इतनी व्यवस्थित वहाँ पे सुविधाएँ हैं कि प्राइवेट वाले को फेल कर देते हैं कई बार उन लोग। एक समय ऐसा था कि बालाघाट के पेशेंट को और गोंदिया के पेशेंट को दोनों को इलाज करने नागपुर जाना पड़ता था। आज स्थिति इतनी बदल गई है, देखिए कि बालाघाट के पेशेंट को गोंदिया जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। अब गोंदिया वालों ने नागपुर जाना बंद कर दिया, उनके इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में सकारात्मक ध्यान नहीं दिया गया। ट्रॉमा सेंटर बना बालाघाट में, तो ट्रॉमा सेंटर में ट्रॉमेटिक बीमारियों का इलाज होता है तो वहाँ पे प्रसूति गृह बना के छोड़ दिए। आप खुद ही आप सब लोग देख रहे हैं, जिला देख रहा है। तो इस तरीके से अगर काम करेंगे, सिर्फ बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं हो जाएगा ना, वहाँ व्यवस्था भी देनी पड़ेगी। हम बहुत पिछड़े हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इस दिशा में जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। अभी कोविड के समय आपने देखा क्या परिस्थितियाँ किस तरीके से बिगड़ी थी, तो सब दिख रहा है जनता को, जनता देख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा का क्या स्तर है बालाघाट जिले में? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, हम प्राइवेट एजुकेशन तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। बाहर से आए हुए लोगों ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सेटअप कर ली यहाँ पे और आर्थिक रूप से उन लोग अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसान को अपने बच्चे को पढ़ाना है तो आर्थिक रूप से उसको बहुत ज़्यादा बोझ भी आ रहा है। पर शासकीय क्षेत्र की अपन बात करें तो हमारे डिग्री कॉलेज है, पर हर साल वहाँ सीटों की कमी की समस्या रहती है सरकारी। उसमें हम अपने पॉलिटेक्निक को आज तक के इंजीनियरिंग कॉलेज में अपग्रेड नहीं करा पाए। हमारे पास सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे पास में सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है, सरकारी फार्मेसी कॉलेज नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कॉलेज के नाम पे हमारे पास सिर्फ एक डिग्री का कॉलेज है बालाघाट में, जो नॉर्मल डिग्रियाँ, इसमें BA BCom BSc होती हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, जिसमें भी सीटों की कमी है। जनसंख्या के अनुरूप वहाँ पे सीटें उतनी उपलब्ध नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं हम इस मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। आज बालाघाट के किसान को, के पुत्र को अगर पढ़ना है, किसी भी बच्चे को, शासकीय कर्मचारी के बच्चे को पढ़ाना है तो 12वीं के बाद ही अपने, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो 12वीं के बाद ही अपने बच्चे को यहाँ से बाहर पढ़ने भेज दे रहे हैं। उसके बाद में वो बच्चा कभी पढ़ाई करके यहाँ वापस ही नहीं आता, वो कहीं बाहर ही रोजगार ढूंढ रहा है, वहीं नौकरी लग जा रहा है। बुढ़ापे में माँ बाप यहाँ परेशान होते रहते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी ज़मीन जायदाद बेच के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम इस मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। हम और नीचे अगर आएँ, हम प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बात करें तो स्कूल तो बहुत सारे हैं, पर कितने अव्यवस्थित हैं। कभी आप जाके किसी स्कूल में आप देखिएगा, एक क्लास जो है वो आपको यहाँ लगती दिखाई देगी, दूसरी क्लास आपको उसी स्कूल प्रांगण में 200 मीटर दूर लगती दिखाई देगी या 50 मीटर दूर लगती दिखाई देगी। कैंपस बड़े बड़े हैं, सिस्टमेटिक नहीं है, टीचर्स की मॉनिटरिंग नहीं होती, स्टाफ की मॉनिटरिंग नहीं होती। मैंने कई स्कूलों में देखा है कि आप 12:30 1 बजे चले जाइए, स्टाफ ही नहीं है, बोले आज 2 मैडम आई नहीं, 3 सर नहीं आए, फलाना है, ये वहाँ चले गए। तो ये मॉनिटरिंग हमारे यहाँ सबसे नहीं हो रही, ये एक बड़ी समस्या है। तो ऐसी आवश्यक चीज़ें बहुत सारी जिनको बदलना ज़रूरी है बालाघाट में, और मैं समझता हूँ कि भविष्य में इस पर मैं ज़रूर काम करूँगा। जी, नगर मुख्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जिस प्रकार बारिश में अव्यवस्थाएं हो जाती हैं नगर मुख्यालय में, आवागमन में दुविधाएं उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊँ, हमारी देहाती भाषा होती है कि कोई चीज़ का नाश कर दो, उसका बोलते हैं गत मचा दिए। आप बालाघाट के अलावा मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में किसी भी शहर में घूम के आ जाइए,
जितनी गत बालाघाट की मचा के रखे हैं ना, उतनी दुर्गति किसी शहर की आपको देखने नहीं मिलेगी। और इसके लिए एक ही आदमी सबसे बड़ा जवाबदार है, वो है यहाँ का क्षेत्रीय विधायक। सांसद रहा, मंत्री रहा, तमाम तमाशे किए, नाच गाना, ये और वो कार्यक्रम फलाना करने को तो मन माने, पर ज़मीन पर कुछ करना है ये वो करते नहीं हैं। पानी भराव की सबसे बड़ी जल भराव की हमारे यहाँ समस्या है, उसको लेकर लोगों पे आरोप लगा देते हैं कि भाई ये लोग घर बनाते समय ध्यान नहीं देते। तो भैया लोग घर बनाते समय ध्यान नहीं देते, लोगों की गलती है। पर आप जनप्रतिनिधि हो, तो जब शहर में प्लॉटिंग हुई, जब शहर कट रहा था, जब शहर में ज़मीन कट रही थी, जब शहर बढ़ रहा था, उस समय आपने कॉलोनाइजर्स पर ध्यान क्यों नहीं दिया? उस समय आपने शहर में सड़कें 30 फीट की चौड़ी सड़कें क्यों नहीं छोड़वाई? क्यों आजू बाजू नाली के लिए जगह नहीं छोड़वाई? तो ये सब मॉनिटरिंग कौन करता? जवाबदेही किसकी थी? क्षेत्रीय विधायक की थी। यहाँ जो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे उनकी थी, यहाँ जो सांसद रहे उनकी थी। इन्होंने कभी उस दिशा में ध्यान ही नहीं दिया। अब शहर को रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं तो समस्याएं आ रही हैं। तो ये क्या होता है भैया, कोई भी जनप्रतिनिधि सिर्फ विधानसभा में बैठ के हल्ला करने के लिए, नगर पालिका अध्यक्ष कुर्सी पर बैठ के कार्ड में घूमने के लिए नहीं बनता, या लोगों को दिखावा करने के लिए नहीं बनता। उसको उस दिशा में भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि भविष्य में विजन के हिसाब से ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में अगर शहर बढ़ रहा है तो उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से उस पर ध्यान दिया जाए। इन्होंने ध्यान दिया नहीं और उसका आज खामियाजा जनता भुगत रही है। जिस प्रकार आपने सांसद जी का नाम लिया, तो सांसद जी की बालाघाट जिले में क्या भूमिका रही? अरे इतने सारे सांसद रहे, यहाँ तो केंद्रीय मंत्री भी रहे सांसद। किसी की भूमिका बता दो आप मेरे को, आप तो मीडिया में इतने सालों से हैं। क्या भूमिका है? आज रेलवे को लेकर देख लो क्या स्थिति है बालाघाट की। 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ ब्रॉडगेज का काम ही ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा। हुआ है तो ट्रेनें नहीं है, ट्रेनें हैं तो लेट लतीफ़ी से चल रही हैं। तो समस्याएं, मुझे तो आज तक के बालाघाट के किसी भी सांसद का कोई भी आइडियलिस्टिक वर्क नज़र नहीं आया कि भाई यहाँ से कोई सांसद दिल्ली चुन के गया हो और उसने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा कुछ ला के दिया हो बालाघाट को जिससे लगे कि यार हाँ यार वो एक सांसद थे या ये सांसद है इन्होंने ये दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ के सांसद दिल्ली जाके करते क्या है। जैसा कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता थे ज़मीनी स्तर से, अचानक आपने इस्तीफा दिया, क्या वजह है? नहीं, अचानक नहीं दिया मैंने, लंबा समय पार्टी को दिया और मुझे मेरे कार्यकर्ताओं के हिसाब से आगे की रणनीति बनानी थी। मेरे क्षेत्र की जनता ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे स्पष्ट किया कि इस बार मुझे चुनाव लड़ना है और वो लोग लड़ाने के लिए तैयार हैं। हमने पार्टी स्तर पे अपनी बात रखने का प्रयास किया पर हमें वहाँ से कोई सकारात्मक जवाब मिला नहीं। और धोखा देने का मेरा स्वभाव नहीं है, चलते चुनाव में मैं धोखा देकर चुनाव लड़ता वैसा मैं काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपनी जो मेरी जो सोच है उसके अनुरूप पार्टी से बहुत पहले इस्तीफा दे दिया चुनाव से। लगभग 9 महीने पहले मैंने इस्तीफा दे दिया चुनाव से और अब मैं इस्तीफा देने के साथ ही जो है निर्दलीय स्वतंत्र प्रत्याशी रूप में मैदान में हूँ और मैं जनता के और अपने कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। इतना ही मैं कहना चाहूँगा इस विषय पर। जैसा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आगामी विधानसभा का 2023 का, तो ऐसे क्या आपके मुद्दे हैं जो जनता के सामने आप रखेंगे जिससे जनता आपसे जुड़े? भैया सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा है बालाघाट में बदलाव का। मैंने नारा दिया है बदल दो बालाघाट। मैं सबसे बड़ी जो अपनी प्रासंगिकता लेकर जा रहा हूँ वो है बालाघाट में बदलाव को लेकर। दूसरा वही जो मैंने चर्चा की पूर्व में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में मुझे काम करना है। इसके अलावा मेरे जो यूनियन है, मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, उनकी 2 मांगें हैं। एक तो किसान यूनियन की मांग ये है कि रोजा गारंटी योजना को खेती से जोड़ा जाए जिससे किसान मजदूर दोनों का लाभ हो। दूसरा, मजदूर यूनियन की एक मांग है कि शहरी क्षेत्र में रोजा गारंटी योजना लागू की जाए। इन 2 बातों पर भी मैं जो है जनता के बीच जाऊंगा और जनता मुझे सेवा का अवसर देती है तो निश्चित मैं सदन में भी इन मांगों को लेकर संघर्ष करता रहूँगा। अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी आपको समर्थन करती है या अपने में शामिल करने का प्रयास करती है तो क्या उनके साथ जाएंगे आप? जो भी करना है भैया, निर्णय हमारा स्पष्ट है। हमारे संगठन का, हमारे कार्यकर्ताओं का क्षेत्र की जनता के अनुरूप की भी चुनाव लड़ना है। कोई राष्ट्रीय पार्टी या कोई भी दल अगर किसी तरीके से संपर्क करता है तो कोई भी फैसला करने के पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने क्षेत्र के जो मेरे से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं मेरे, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे साथी हैं, उन सभी से मैं चर्चा करूँगा और चर्चा करने के बाद ही जो मैं इस पर फैसला करके कुछ बता पाऊँगा। तो ये थे हमारे साथ बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से विशाल बिसेन जी, जो कि वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।